नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं अरुण कुमार रात 8 बजे रोज की तरह एमपीजी के लेके आता हूँ और रात 8 बज गई है और ये समय है एमपीजीके का। और आपके पूरे सिलेबस में एमपीजीके 1, 3 एंड 5 जो यूनिट है उसका संबंध एमपीजीके से है। तो समय हो गया है और आज हम जो टॉपिक कल स्टार्ट किया था हमने मध्य प्रदेश में साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, काफी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार हमको पढ़ने होते हैं। उसके अलावा उनकी जो कृतियां रही हैं उसको पढ़ना है। तो आज भी ये टॉपिक चलेगा और हो सकता है कि कल भी ये टॉपिक चले। तो रात 8 बज गए हैं और अब हम लोग जो है साहित्यकार एवं उनकी कृतियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने लोग जुड़ गए हैं वो लोग चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स ही क्यों, बीपीएससी जो मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जो एमपीएसआई पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास फ़ायदेमंद है। तो फटाफट चैनल से जुड़िए और चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत बने हैं, मैंने कल ही बताया था आपको साहित्यकार एवं कृतियों से। तो आज हम उसका अगला हिस्सा देखेंगे। कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कल हमने विशेष तौर पर प्राचीन कालीन साहित्यकार मध्य प्रदेश के और मध्यकालीन साहित्यकार लगभग कर लिया था। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद आधुनिक साहित्यकार और लोक साहित्यकार और साथ ही साथ जो साहित्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। फटाफट जुड़िए चैनल की लिंक से और चैनल की लिंक को जितने लोग जुड़ गए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये काम अगले 1 मिनट में कर दीजिए, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। हमने बताया था कल ही आपको कि हम लोग जो साहित्यकार वाला सेक्शन है उसको 4 सेगमेंट में देखेंगे। एक तो प्राचीन कालीन जितने भी साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित उनको, फिर मध्यकालीन, और फिर उसके बाद आधुनिक साहित्यकार मध्य प्रदेश के जितने भी हैं, फिर उसके बाद लोक साहित्यकार देखेंगे और एक्स्ट्रा में थोड़ा सा हम लोग इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं उसको भी हम लोग चर्चा में लाएंगे। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से, हमने प्राचीन कालीन एवं मध्यकालीन जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
कोई आपके सजेशन हो तो भी आप हमें दे सकते हैं। तो हमने कल प्राचीन काल में कालिदास को पढ़ा था, हमने कल प्राचीन काल में भर्तृहरि को पढ़ा था, हमने बाणभट्ट को पढ़ा था, और भारतीय मिल्टन, है ना, भभूति जी को भी पढ़ा। इसके अलावा मध्यकालीन में केशव को भी पढ़ा था, पद्माकर को भी पढ़ा था, भूषण को भी पढ़ा था, और राजा भोज को भी पढ़ा था। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा थे उनको हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी महत्वपूर्ण, उसकी भी बात हम लोगों ने कल की है, और उम्मीद करता हूँ वो सारी बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कालिदास के संबंध में मैंने बताया था कल आपको, उज्जैन उनका जन्म स्थान है, राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे ये। अग्निमित्र जो विदिशा के राजा थे शुंग वंश के, उनके दरबारी कभी भी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बातें आपको याद रखना चाहिए, विक्रमादित्य और अग्निमित्र। इसके अलावा जो उनके महाकाव्य रघुवंश था उसकी भी बात हमने कल की थी। कुमार संभव जो उनका महाकाव्य था उसकी भी बात की थी। नाटक की भी हमने कल अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, इसके अलावा विक्रमोर्व सीएम की भी हम लोगों ने कल बात कर ली थी। इसके अलावा जो उनके खंड काव्य थे ऋतु संहार और मेघदूत, इसकी बात हम लोगों ने कर ली है। भर्तृहरि के संबंध में भी हमने कल उज्जैन से संबंधित सारी बात की है, मैंने बताया भी था कि इनकी गुफा भी बनी हुई। शतक त्रयी इनका जो था श्रृंगार नीति वैराग्य शतक, वो बात की। बाणभट्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षचरित इनकी कादम्बरी बुक बड़ी फेमस रही है, और कई बार ये क्वेश्चन बनता है, तो वो भी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। है ना। इसके अलावा भवभूति की भी बात हम लोगों ने कल कर ली है। भारतीय मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तविका इनका श्रीकांत है। मालती माधव और उत्तर रामचरित, मैंने बताया था कि चरित से कुछ भी दिखे तो आप समझ जाना भवभूति की रचना है वो। इसके अलावा कल हम लोगों ने राजशेखर की भी बात की, और उनकी जो प्रमुख रचना थी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल कल्याण, उसकी चर्चा की। मध्यकालीन में हम लोगों ने कल केशवदास जहांगीर के जो समकालीन थे उनकी बात की। उनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, उसकी बात की। पद्माकर के संबंध में भी हम कल बात कर चुके हैं। सागर में उनका जन्म स्थान, लहर से कुछ भी दिखेगा तो आप समझ जाना पद्माकर है। भूषण के संबंध में मध्यकालीन में जटाशंकर और कानपुर के निकट उन्होंने बताया था कि इनका जन्म हुआ था। बुंदेला शासक जो छत्रसाल के संरक्षण में रहे, ये भी बताया था। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा। तो भूषण से कुछ भी दिख रहा है तो हमें पता चल रहा है या तो शिव या तो भूषण, दो में से कोई शब्द दिखेंगे तो हम भूषण को टिक करेंगे। राजा भोज के संबंध में भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने क्वेश्चन में बताया था कि सम्रांगण सूत्र, ऐसे कोई क्वेश्चन बना भी है प्रथम में। इतनी बातें हमने कल की है, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, 3 नंबर के क्वेश्चन हो, आप वहां आंसर सही तरीके से कर पाएंगे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं आधुनिक साहित्य का। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये थोड़ा सा आधुनिक साहित्यकार में बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत आराम से इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे बड़ा नाम जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मानी जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी थे। जब से आपने स्कूल से पढ़ना शुरू किया होगा आज तक हर जगह हमको माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक साहित्यकार के रूप में दिखे जाते हैं। सबसे पहले इनका संबंध याद रखेंगे आप, मतलब इनका जन्म याद रखेंगे, कहाँ से इनका संबंध है, क्योंकि मैंने पहले बताया क्वेश्चन ऐसे ही बने हैं, है ना। उनके संबंधों से भी या उनके जन्म स्थान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले याद रखेंगे इनका जो जन्म हुआ था बाबई हुआ था, बाबई है होशंगाबाद, वर्तमान में इसको नर्मदापुरम बोलते हैं। तो हो सकता है कि अब आपको होशंगाबाद ना मिले, वहां पे आपको नर्मदापुरम लिखा मिले, तो आप
बाबई नर्मदापुरम को याद रखेंगे, होशंगाबाद भी याद रखेंगे। अगर आपको होशंगाबाद याद है तो आपको नर्मदापुरम भी याद होगा, मैंने बताया ही था कि नाम बदल गया है। तो बाबई होशंगाबाद इनकी जन्म स्थान रहा है। उनकी जो कर्म भूमि रही है, ये सॉरी कंदवा लिख गया है यहाँ पे, खंडवा है ना। तो खंडवा इनकी कर्म भूमि रही है, मतलब जहाँ पे इन्होंने लेखन कार्य किया है। क्लियर है। अगर आपसे जन्म पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाएंगे। जन्म इनका बाबई होशंगाबाद में हुआ है। इनकी जो कर्म भूमि रही है खंडवा रही है। क्लियर है यहाँ तक बात। इन्हें भारतीय आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? भारतीय आत्मा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि माखनलाल जो चतुर्वेदी जी हैं उनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। याद रहेगा आपको। चलिए, तो भारतीय आत्मा याद रखेंगे आप। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए, अगली बात क्या है इनके संबंध में, तो याद रखेंगे एक प्रभा नाम की पत्रिका थी। क्या नाम था उसका? प्रभा। उसका जो संपादन है ना खंडवा से किया गया था। ठीक है। तो आपसे स्थान नहीं पूछेगा कि खंडवा से कहा कौन सा पत्रिका का संपादन हुआ है, बस पत्रिका पूछ लेगा कि ये जो पत्रिका है इसका संपादन किसने करवाया, किसने किया है। तो आपको याद होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी की ये पत्रिका प्रभा, खंडवा से। ठीक है। एक और पत्रिका है कर्मवीर, है ना। क्या है? कर्मवीर। इसको कहां से प्रकाशित करवाया गया? ये जबलपुर से प्रकाशित किया गया। तो अगर आपको स्थान याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आप प्रभा और कर्मवीर 2 पत्रिका का नाम याद रखेंगे। ये दोनों की दोनों पत्रिका का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, अगली बात इनके संबंध में क्या है कि हिम तरंगड़ी कविता, है ना, नाम सुना ही होगा। हिम तरंगड़ी, इन्होंने ये कविता लिखी थी। क्या लिखी थी? हिम तरंगड़ी। इसके लिए इनको प्रथम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगड़ी कविता के लिए किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य अकेडमी जो अवार्ड मिला ना, जब हम अवार्ड पढ़ेंगे तो एक एक अवार्ड को भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना कि प्रथम जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला। और किसके लिए मिला? तो हिम तरंगड़ी, आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक बात याद रहेगी आप लोगों को। चलो बढ़े आगे, यहां तक बात क्लियर है। अब ये इनका जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में भी है। तो असहयोग आंदोलन, वहां पे इनका योगदान है 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो आखिरी हुआ फिर 1942। इन तीनों जो आंदोलन हुए थे 30, 20, 30 और 42, तीनों आंदोलनों में भाग लिया था किन्होंने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, यहां तक बात याद रहेगी आपको। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो 1, 2, 3 ऐसे लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि इनमें से तीनों आंदोलनों में कौन शामिल रहा है। ठीक है, कुछ और पर्सनैलिटी रखी जाएंगी उसी समय की जो आंदोलन में शामिल रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो तीनों जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए 1920 का सहयोग, 1930 का सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो 1942, तीनों में वो शामिल रहे हैं या तीनों में उन्होंने योगदान दिया है। यहां तक बात क्लियर?
याद रहेगी आप लोगों को? याद रहेगी या नहीं रहेगी? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है फटाफट। कान्हा किसली नेशनल पार्क, है ना? ये पहली बात तो आपको बताना है, कान्हा किसली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आपको बताना है कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, चलिए हम ही बता देते हैं, और जिन्होंने आंसर किया है वेल एंड गुड। है ना? तो चलिए, हमने पूछा कान्हा किसली नेशनल पार्क। क्या पूछा हमने? कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो ये जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1955 में हुई। कब हुई? 1955। और कहाँ हुई? तो ये है मंडला में आपके, है ना? दो चीजें क्लियर है। तो हमने देख लिया है कान्हा किसली नेशनल पार्क 1955 मंडला में।
गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी आधुनिक साहित्यकार है। पहली बात तो ये भी याद रखना है आपको, कौन सा आधुनिक है, कौन सा मध्यकालीन है, कौन सा प्राचीन है। तो इनका जन्म याद रखेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर समझ गए ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में श्योपुर है, ग्वालियर के बगल में है ना, तो आसपास ही ग्वालियर के। तो श्योपुर जो है वहां पे अभी कूनो नेशनल पार्क इसके लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कुछ चीते छोड़े थे, है ना, बाहर से लाके नाइजीरिया से, तो काफी चर्चा में रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का याद रखेंगे। अभी मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। इनकी रचना भी आपको याद रखना, चांद का मुंह टेढ़ा है, चंबल की छाती, क्योंकि ये चंबल एरिया से है ना, चंबल वाला एरिया है वो। अगर वो चंबल एरिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई ऐसी बुक लिखी है, रचना की है, तो वो गजानन माधव मुक्ति। अगर आपको श्योपुर भी याद रहेगा, गजानन माधव मुक्ति श्योपुर से हैं, तो आप चंबल की छाती आंसर तुरंत कर पाए, ठीक है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अगले जो साहित्यकार हमको पढ़ना है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जो जन्म हुआ है वो प्रयाग मतलब इलाहाबाद। इनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनकी जो कर्म स्थली है, काम करने की जगह, वो जबलपुर है, ठीक है। क्या है? जबलपुर। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? प्रयाग इलाहाबाद, याद रखेंगे। अब क्योंकि इनकी कर्मस्थली है इसलिए इनको मध्य प्रदेश में ही हम पढ़ेंगे, है ना। और कर्मस्थली है जबलपुर। क्लियर है यहां तक बात? चलो विवाह देख लेते हैं। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, है ना। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका जो है विवाह हो गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूं रचनाएं। ये क्वेश्चन पूछा गया, बिखरे मोती किसकी रचना है, ये पूछा गया, ठीक है। तो याद रखेंगे बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके अलावा कौन सी रचना है? उन्मादनी भी याद रखें, उन्मादनी भी याद रखेंगे किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। त्रिधारा भी याद रखेंगे। त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, एक और रचना मुकुल, और ये है झांसी की रानी और सभा के खेल। तो 5-6 रचनाएं हैं, इसको किसी भी प्रकार से आप याद रखेंगे। पहली तो त्रिधारा है, फिर मुकुल है, फिर बिखरे मोती है, फिर उन्मादनी है, झांसी की रानी है, सभा के खेल है। याद रहेगा आप लोगों को? चलो यहाँ पे याद रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, याद रखना ही है आपको। चलो याद रखेंगे 6: बिखरे मोती, उन्मादनी, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी एंड सभा के खेल। तो इतनी सारी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। क्लियर है बात? चलो अब अगली बात है हरिशंकर पारसाई, है ना। ये व्यंग्यकार हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो हरिशंकर पारसाई जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जमानी गांव, होशंगाबाद। कहाँ जन्म हुआ है इनका? जमानी गांव, होशंगाबाद। याद रखेंगे इनका जन्म स्थान जमानी गांव, होशंगाबाद, ठीक है। किनका? हरिशंकर पारसाई का। चलो इन्होंने एक रचना की है, वसुधा नाम है उसका। क्या है? वसुधा और प्रहरी। क्या नाम है इसका? वसुधा और प्रहरी, ठीक है। ये दो इनकी पत्रिका थी, सॉरी रचना बोलो, पत्रिका थी, जिसका संपादन इन्होंने जबलपुर से किया था, ठीक है। प्रभा और कर्मवीर किसकी थी पत्रिका? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। हरिशंकर पारसाई की भी आप याद रखना, यहाँ पे वसुधा है और प्रहरी है, याद रखेंगे यहां तक बात। चलिए हरिशंकर पारसाई जी है व्यंग्यकार, मैंने पहले ही बताया। तो इनकी जो भी रचनाएं होंगी कुछ ऐसे उल्टी सीधी रचनाएं होंगी जो समझ में आएंगे आपको। जैसे ये तट की खोज, देखिए निठल्ले की डायरी। क्या है? निठल्ले की डायरी। फिर रानी नागफनी की कहानी। अब पता नहीं नागफनी कौन होता है, ठीक है, लेकिन उनको रानी बोला गया तो रानी नागफनी की कहानी। यहाँ निठल्ला शब्द इस्तेमाल किया गया। ये टॉर्च बेचने वाला है ना, जिससे हम देखा करते हैं भूत के पांव पीछे,
तो कुछ अजीब अजीब टाइप का, व्यंग टाइप का हमको नाम भी दिख रहा है। तट की खोज, तट की खोज तो बड़ा सिंपल सा है, तो ये तो आप याद रख लेंगे। निठल्ला, रानी नागफनी, इस टाइप से। टॉर्च, आप थोड़ा सा करके भूत के पांव पीछे, तो इस टाइप से अगर याद रखेंगे तो आपको हरिशंकर पारसाई की रचनाएं याद रहेंगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आपको हरिशंकर पारसाई की रचना याद रखेंगे, आपको हरिशंकर पारसाई जी की रचना याद रखना, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तट की खोज, निठल्ले की डायरी, रानी नागपुरी की कहानी, टॉर्च बेचने वाला, भूत के पांव पीछे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछूंगा, आपको आंसर करना है। चलिए, आप हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, याद रखना आसान भी था, मैंने पहले भी बताया है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, वर्तमान में कितनी लोकसभा के मध्य प्रदेश में सीटें हैं, आपको आंसर करना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आपको बताना है कि लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है। चलिए मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की है
लोकसभा की 29 सीटें। कितनी सीटें लोकसभा की? 29। और चलो इसी के साथ में ये भी बता दूंगा कि राज्यसभा में जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की वो है 11। याद रखेंगे 29 और 11। साथ ही साथ अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 230। तो 3 फैक्ट आपके तैयार हो जा रहे हैं यहाँ से, आप याद रखेंगे। 230 विधानसभा, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। ठीक है, बढ़े साहित्यकार में अगला हम देख लेते हैं शरद जोशी। शरद जोशी, इनका जो जन्म हुआ है उज्जैन में हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है याद रखेंगे आप शरद जोशी जी को। इनका जन्म उज्जैन में हुआ। कब हुआ है? 1931। दो फैक्ट यहाँ से आपके लिए तैयार है। एक तो इनका उज्जैन जन्म स्थान है और 1931 में इनका जन्म हुआ। आप लोग एक एक फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैं लगातार बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी प्रकार से बीपीएससी पूछ सकता है। पहले वो संबंधों से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अभी भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये है शरद जोशी। नाइनटीन 1990 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला इनको 1990 में? 1990 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए सॉरी, रचनाएं आप याद रखेंगे। आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा। परिक्रमा इनकी रचना है, परिक्रमा इनकी रचना है। और जीप पर सवार इल्लिया इनकी एक रचना है। ठीक है, याद रखेंगे, एक इनकी परिक्रमा रचना है और जीप पर सवार इल्लिया है। ये भी व्यंग्यकार ही थे, इसीलिए इनकी रचनाएं भी ऐसे कुछ दिख रही है। परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लिया, एक था गधा, अंधों की हाथी और फिर किसी बहाने। तो ये 5-6 इनकी रचना है, आप याद रखें 5। कौन कौन सी है? परिक्रमा है, जीप पर सवार इल्लिया है, एक था गधा, अंधों का हाथी और फिर किसी बहाने। ये सारी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आप बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे और आपको एग्जाम हॉल तक भी ऐसे पहुंचना है कि आपसे चीजें बन जाए। ठीक है, चलो, तो शरद जोशी की सारी रचनाएं, उनका उज्जैन में जन्म, पद्मश्री मिला है, इतनी सारी बातें आप लोगों को इनके संबंध में याद रखनी। चल, अब अगले हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इनका जन्म स्थान और जन्म समय दोनों आपको याद रखना। शाजापुर में, मध्य प्रदेश का शाजापुर आपको पता होगा, है ना, भोपाल के आसपास ही है। तो शाजापुर में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है तो आप याद रखेंगे 1897 में। ठीक है, चलो, लोकसभा सदस्य भी थे, यानी कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो राज्यसभा पे भी थे, यानी लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं ये, और ये राज्यसभा अपर हाउस के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है, याद रहेंगी इतनी सारी बातें। चलो, अगली बात क्या है इनके संबंध में? अगली बात यह है कि ये संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी
उसके भी सदस्य रहे। मतलब है सिंपल सा, जो संविधान निर्माण हो रहा था उसके लिए भी इन लोगों ने काम किया है। तो बालकृष्ण वर्मा नवीन को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के शाजापुर से है, 1897 में जन्म है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि इनमें कौन से साहित्यकार है जो लोकसभा के सदस्य रहे, या हो सकता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से या सदस्य कौन से रहे, 4 लोग रख देंगे आप। तो आप लोग याद रखें बालकृष्ण वर्मा नवीन। इनकी रचना कुमकुम, इनकी पहली रचना है कुमकुम। दूसरी है रश्मि रेखा, है ना। पहली है कुमकुम, दूसरी है रश्मि रेखा, फिर तीसरी है अपलक, अपलक, और चौथी है उर्मिला। ठीक है, 4 रचनाएं याद रखेंगे आप लोग। पहली क्या है? कुमकुम, दूसरी रश्मि रेखा, तीसरी अपलक, चौथी उर्मिला। 4 जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपको अच्छे से याद रखना है। याद रहेगा? कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक एवं उर्मिला। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। ठीक है, यहां तक याद रहेगा आप लोगों को। चल, एक और क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, आपको आंसर करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था डिवाइड करके। आपको आंसर करना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? आंसर कीजिए, केवल नाम बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। बताया था कि नहीं? 47% एरिया पे बताया था। और ये भी बताया था कि इसे कान्हर भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। और रेगुर मिट्टी तो पूछ भी चुका है इनमें से किसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। और काली, लाल, पीली, मिश्रित, ऐसे करके सवाल 4 ऑप्शन में आए थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है। ठीक है, 47% भाग में। पूरा का पूरा जो मालवा रीजन है, निमाड़ रीजन है, वहां लगभग लगभग नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया, यहाँ पे काली मिट्टी ही पाई जाती है। याद रहेगा? चलो, तो अब बढ़े आगे हम लोग, और अब पढ़ते एक और आधुनिक साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म इनका जो हुआ है टिगरिया गांव होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम। ठीक है, तो अगर नर्मदापुरम आता है तब भी आप आंसर करेंगे, होशंगाबाद आता है तब भी आप आंसर करेंगे। हो सकता है कि आप अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे होशंगाबाद ना पूछे, नर्मदापुरम पूछे, तो आपको अगर नाम पता है तो आप कर पाएंगे। तो टिगरिया गांव होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, किनका? भवानी प्रसाद मिश्र का। इसके अलावा अभी हमने बताया था कि एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी या साहित्यकार का जन्म हुआ था बाबई गांव होशंगाबाद में, और वो थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी दोनों जन नर्मदापुरम के थे यानी होशंगाबाद के थे। इनका कार्यक्षेत्र कहाँ रहा है? तो पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र रीजन में ये काम करते रहे। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें ये शामिल थे। जिस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी तीनों आंदोलन में शामिल थे, 1920 के सहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, उसी प्रकार से भवानी प्रसाद जो मिश्र रहे हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहते। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद रखना। मैं बार बार एक एक चीज को 3-3, 4-4 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे। चलो इनकी रचना देख ले। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, पहली है गीत फरोश। कौन सी है? गीत फरोश। याद रखेंगे पहली रचना कौन सी है? गीत फरोश। फिर दूसरी है सन्नाटा, है ना, गीत फरोश, सन्नाटा और बुनी हुई रस्सी। 3 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, गीत फरोश, सन्नाटा और बुनी हुई रस्सी। क्लियर है यहां तक? याद रहेगा, गीत फरोश, सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी 3 किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक जो अन्य है, मुल्ला रमू जी है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो भोपाल में जन्म हुआ। मुल्ला रमू जी का जन्म याद रखेंगे आप, भोपाल में। वो कब हुआ है? तो 1896 में इनका जन्म हुआ है। याद रखेंगे मुल्ला रमू जी का जन्म कहाँ हुआ? 1896 में। कहाँ पे? भोपाल। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ। चलो दूसरी बात, ये गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। ठीक है, गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही बन जाए, इनमें से कौन से साहित्यकार है जो गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं? तो आप याद रखेंगे वो मुल्ला रमू जी। चलो अगली बात कौन सी है? रचनाएं इनकी याद रखेंगे आप, लाठी और भैंस। भैंस मतलब ये भैंस है ना, लाठी एवं भैंस, मुल्ला रमू जी की। औरत जात और मुसाफिर खाना। 3 रचनाएं हैं इनकी, लाठी एवं भैंस, औरत जात एवं मुसाफिर खाना। याद रखेंगे आप, तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है मुल्ला रमू जी की। सबकी रचनाएं आप लोग याद रखेंगे, इसका एक ही तरीका है, क्लास को बहुत अच्छे से कीजिए। इसके अलावा आप वीडियो को बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं, और अगर आपको रचनाएं याद रखना है तो आप लोग बीच बीच में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उस वाले पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट में रख लीजिए ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। लेकिन आपको याद ही रखना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और जब बनते हैं तो कई बार हमको कंफ्यूजन होता है। 4 बार 6 बार अगर एक ही चीज को आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अगले देख लेते हैं हमारे, ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये भी आधुनिक साहित्यकार है। इनका जन्म जो हुआ है उन्नाव जिला यूपी में हुआ है, लेकिन इनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश रही है, इसकी वजह से ये मध्य प्रदेश में ही गिने जाएंगे। जन्म स्थान अगर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का देखेंगे तो वो उन्नाव जिला यूपी है। तो हो सकता है कि पूछ ले कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है, तो नंद दुलारे वाजपेयी को आप याद रखेंगे। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट यूपी से इनका संबंध है, और इनकी जो कार्यस्थली रही है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मध्य प्रदेश है, उज्जैन, है ना। तो नंद दुलारे वाजपेयी कार्यस्थली उज्जैन, और इनका जो जन्म स्थान रहा है वो उन्नाव जिला यूपी रहा है। ठीक है, अब इनकी रचना कैसी रही? तो रचना के विषय में आप ऐसे याद रखिए, ये पूर्व कवियों के नाम पे, लेखकों के नाम पे इन्होंने अपनी रचना कर दी। जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि, ये आपने ध्यान ना दिया होगा। ये इनकी सारी जितनी रचनाएं हैं नंद दुलारे वाजपेयी की, किसी न किसी पूर्व लेखक
या जो भी साहित्यकार रहे उनके नाम पे ही कर दी गई है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, इस टाइप से इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। चलो अगले हम देख लेते हैं बाल कवि बैरागी, है ना। बाल कवि बैरागी, इनका जन्म कहाँ हुआ है तो नीमच में हुआ है। बाल कवि बैरागी का जन्म कहाँ हुआ है, नीमच में। इनका जो वास्तविक नाम है वो नंदराम दास है। नंदराम दास इनका वास्तविक नाम है, किनका, बाल कवि बैरागी का। ठीक है, याद रखें बाल कवि बैरागी, नीमच डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, वास्तविक नाम नंदराम दास है। इनकी रचना है दीवट पर दीप। दीवट पर दीप इनकी एक रचना है। गन्ने मेरे भाई, गन्ना मतलब वही गन्ना, है ना, शक्कर वाला। तो एक गन्ने मेरे भाई, दीवट पर दीप, और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो बाल कवि बैरागी की ये 3 रचनाओं को याद रखेंगे। ठीक है, दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई एवं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कहां से इनका संबंध है तो नीमच डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, श्री राम परिवार है, ये निमाड़ साहित्य के इतिहास से इनका संबंध है। बस इनकी एक ही रचना याद रखना, निमाड़ साहित्य का इतिहास। अमृतलाल बेगड़ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ है। ये गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, मतलब ये हिंदी भाषा में भी साहित्य रचना करते थे और गुजराती भाषा में। क्या नाम है इनका, अमृतलाल बेगड़। याद रखेंगे, अमृतलाल बेगड़ गुजराती एवं हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार। जन्म 1928 जबलपुर। याद रखेंगे, जन्म 1928 जबलपुर। 2018 में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। हालांकि 3 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। इनकी रचना है तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। नर्मदा से जो संबंध है अमृतलाल बेगड़ का, इसीलिए इनको नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में 1928 में, 2018 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी रचना है तीरे तीरे नर्मदा एवं सौंदर्य की नदी नर्मदा। इनका उपनाम क्या है, नर्मदा पुत्र। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। चलिए अगले जो हैं आधुनिक साहित्यकार में आखिरी है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म दुर्ग वर्तमान में कहाँ है, सीजी में, है ना, छत्तीसगढ़ में। तो इनका जन्म हुआ था दुर्ग में, अशोक वाजपेयी जी का। यह ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे, है ना। जब अकादमी हम पढ़ाएंगे कल के टॉपिक में, हमारा अकादमी वाला सेक्शन होगा, लोक साहित्यकार वाला, तो वहां पे हम आपको उसके संबंध में पूरी डिटेल दे देंगे। अभी याद रखना है आपको, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे, अशोक वाजपेयी। कहाँ हुआ था जन्म, दुर्ग में। और इनकी रचना आप याद रखेंगे, एकमात्र महत्वपूर्ण रचना है एक पतंग अनंत, एक पतंग अनंत। ठीक है, दुर्ग सीजी इनका जन्म है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। इनकी रचना एक पतंग अनंत। तो ये आज का जो पूरा सेगमेंट रहा है वो आधुनिक साहित्यकार, थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि बहुत सारे आधुनिक साहित्यकार थे। कल जो हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार, जो क्षेत्रीय साहित्यकार क्षेत्रीय भाषा में रहे उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एकेडमी है उसके संबंध में देखेंगे, जो सृजन पीठ है उसके संबंध में कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधित